नमस्कार। एम आई टॉक शो फिर से शुरू होने जा रहा है। ये एक खुशखबरी आपको देना चाह रहा हूँ। एम आई टॉक की शुरुआत ठीक इसी जगह पे जहाँ पे हम बैठे हुए हैं, एक संस्कृति धर्मी रंगकर्मी जौनसार बाबर क्षेत्र के अपने नंदलाल भारती जी को यहीं पे हमने पहली बार इंटरव्यू किया था और उस पर्याप्त कहूँ या व्यक्तिगत कारणों के कारण एम आई टॉक शो को मुझे बीच में रोकना पड़ा। आज फिर से मेरा सौभाग्य है कि मैं वही लोक संस्कृति को लेकर आपके बीच आ रहा हूँ। लोक संस्कृति की बात करें और डॉक्टर डी.आर. पुरोहित की बात ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है। लोक के हस्ताक्षर के रूप में पूरे प्रदेश में डॉक्टर दाताराम पुरोहित जी को जाना जाता है। श्रीनगर यूनिवर्सिटी ले या फिर अपना शिमला विश्वविद्यालय की बात हो, डॉक्टर पुरोहित ने सिर्फ यहीं तक नहीं बल्कि यूरोप के कई देशों में जाकर भी अपने लोक फोक और ये तमाम स्टडीज़ को इकट्ठा करके बहुत सारे बहुरंगी रंग, ये कहें कि सतरंगी रंग पूरे हमारे लोक समाज और लोक संस्कृति को अपने पूरे जीवन काल में समर्पित किए हैं। डॉक्टर पुरोहित, एम आई टॉक शो में आपका नमस्कार आपको और बहुत बहुत स्वागत है आपका। मैं सबसे पहले जानना चाहता हूँ कि आजकल चर्चाओं में लोक कला संकाय केंद्र है आपका, जो उसमें पूरा नाम क्या है उसका? लोक कला एवं संस्कृति निष्पादन केंद्र। हाँ, लोक कला एवं संस्कृति निष्पादन केंद्र। उसमें बहुत बार मुझे बड़ा सुनने में आता है कि भाई अगर मैं नहीं होता तो ये नहीं होता। कई जो वहाँ कार्य लोग हैं, लेकिन मुझे अच्छे से पता है कि जब उसकी स्थापना के लिए प्रयास हो रहे थे उस दौरान मेरी आपसे बात हुई थी कि आप ऐसा क्या करना चाह रहे, तो आपने कहा था इस्तेमाल जी देखते रहिए। क्या था उसके पीछे? देखिए, जो लोक कला एवं संस्कृति निष्पादन केंद्र का मैं एक ज़माने में बहुत छोटा सा चिंतन करता था कि एक स्टूडियो बना करके उसमें रिकॉर्डिंग वगैरह मैं करवाऊंगा यूनिवर्सिटी में। लेकिन हुआ है कि 1995-96 में आर.एस. टोलिया जी ने ATI में एक बहुत बड़ा सम्मेलन बुलाया। देश के कपिलावाद से लेके जया पुलकर, ये सारे राजीव सेठी और देश के जितने बड़े बड़े फिल्म मेकर्स और जो NSD के डायरेक्टर, सब लोगों को बुलाया। और वहाँ पे एक आ गया आखिर में यहाँ की लोक कलाओं संस्कृति को संरक्षण के लिए एक कोई गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन होना चाहिए। अब वो इंस्टीट्यूशन होना चाहिए, वहाँ पे शेखरदा भी थे, गिरिजा पांडे भी थे, बहुत सारे लोग थे, लेकिन लोगों ने उसको आगे बढ़ाया नहीं। मैंने हमारे यहाँ एक नैक पीयर टीम आती है यूनिवर्सिटी में, तो उसको कई लोगों ने फोक पे अपने रिसर्चेस दिखाई, तो मैंने भी दिखाई। उन्होंने एक रिकमेंडेशन दी हमारे VC को कि आपके यहाँ चूँकि ये लोक संस्कृति इतनी संपन्न है, लोग थोड़ा बहुत काम करते हैं, इसका एक अलग से सेंटर होना चाहिए। बहुत वहाँ पे एयर वाइस मार्शल N. नटराजन हमारे वाइस चांसलर थे। उन्होंने अपने प्रोफेसर्स को पूछा, भाई इस काम को कौन कर सकता है? तो उन्होंने कहा डी.आर. पुरोहित कर सकता है। अच्छा। चलिए, डी.आर. पुरोहित, मेरे दिमाग में आइडिया तो पूरा था। मैंने उसका प्रपोजल बनाया और प्रपोजल बना करके उन्होंने फॉरवर्ड किया उसको देहरादून। तो देहरादून में मुझे बहुत पापड़ बेलने पड़े, लेकिन एक विभाग से दूसरे विभाग से तीसरे विभाग, तीसरे से चौथे। लेकिन उस समय सौभाग्य ये था कि आर.एस. टोलिया चीफ सेक्रेटरी थे और N.D. तिवारी मुख्यमंत्री। वाह। तो आर.एस. टोलिया जी ने उस प्रपोजल को, जब 2 साल हो गए, 2.5 साल हो गए, मैं इनका सर तो आगे बढ़ ही नहीं रहा था, उन्होंने तुरंत खटखटाया सारे सूत्र अपने, उसको आगे बढ़ाया और धीरे धीरे कई क्वारीज हुई उसमें। खैर वो तो दूसरी बात है। उसमें मुझे मदद करने वाले फाइनेंस सेक्रेटरी थे L.M. पंत थे, उसमें बहुत बड़े आदमी थे। फिर वो चंद्रशेखर सेमाल थे, वो भी बड़े आदमी थे। और सब चीज़ को मॉनिटर मेरे भतीजे थे डॉक्टर दिनेश पुरोहित, वो हर चीज़ को मॉनिटर करके मुझे बताते जाते थे कि चाचा आपके केस में अब ये हो गया, चाचा आपके केस में ये हो गया। किसी तरह मैंने विलियम एसेक्स तक को भेजा तिवारी जी के पास, प्रोफेसर विलियम एसेक्स को।
तो उन्होंने तिवारी से बात, तिवारी इनका अच्छा प्रपोजल है, कर देंगे कि आपके पास आने वाला है। तो 2006 में किसी तरह वो प्रपोजल तीन पोस्ट के साथ सैंक्शन हो गया। शुरुआत कब हुई थी उसकी? और शुरुआत तो 2004 में हुई। अरे बाप रे, 2 साल आपको। 2 साल लोगों को एक गलत फहमी होने लग गई थी कि डीआर पुरोहित सचिवालय में नौकरी करते हैं। अच्छा इतना में तो वो चलता रहा, 3 पोस्ट सैंक्शन हो गए। तो हमारे एक वाइस चांसलर थे एसपीसी, बहुत गजब के वाइस चांसलर थे, जैसे होते हैं ना एकेडमिशियन, पीरवल साहनी अवार्ड विनर थे। तो उन्होंने बहुत मदद की थी अपने स्तर पे इसको सैंक्शन करवाने में। उन्होंने मुझे वहाँ अपॉइंट कर दिया 3 साल के लिए। अब 3 साल के लिए अपॉइंट कर दिया तो बिल्कुल नंगी धरती थी, हम एक टिन शेड से हमने उसको शुरू किया। अच्छा। उसमें ये था कि मैंने उसकी परिकल्पना ये की थी कि उसके 4 कार्य क्षेत्र होने चाहिए। एक तो रिसर्च, डॉक्यूमेंटेशन एंड एनालिसिस। क्या बात है। एक तो वो उसका पार्ट होना चाहिए। दूसरा होना चाहिए एक्सपेरिमेंटेशन, परफॉर्मेंस। जो रिसर्च करके आपके पास आ रहा है, जैसे आप बात कर रहे थे कि वहाँ पे रामी और नामी नाम के 2 गढ़ थे, आप रिसर्च करके ले आए, लेकिन अब वहाँ पे बैठे डीआर पुरोहित की ड्यूटी होनी चाहिए कि रामी और नामी नाम के गढ़ पे आप नाटक लिखें, या वहाँ की हिमाचल की जो नाट्य होती है वो कैसे होती है, लोगों को वहाँ तक पहुँचाएं। जो क्षेत्र की रिसर्च है उसको नई पीढ़ी तक पहुँचाएं परफॉर्मेंस के थ्रू। तो उसके लिए हमने एक तो एमए थिएटर का कोर्स डिज़ाइन किया और 13 फोक के कोर्सेज डिज़ाइन किए। उसमें एक कोर्स में पूरे गोल घेरे के नृत्य, वहाँ से मुंशियारी से लेकर के ऊपर हमारे भटाड़ तक आराकोट तक के जितने होते हैं, एक कोर्स वो होगा। एक कोर्स होगा जागर वाला, जागर शैली के जितने नरसिंह भैरव, निरंकार, अपना हरुसैन, अच्छा, जो है डांडागुरी, जो है जोशी कहते तो, अच्छा अच्छा, हाँ, मैं नाम बोल रहा हूँ उसका, जिसको मर गया था, वो बहुत चमत्कारी पुरुष था। तो वो वाले सारी चीजें जो है एक साथ, जागर, अच्छा, जागर एक साथ, और पटवाणी और बगडवाली एक साथ। अरे क्या बात है। ठीक है, रामलीला अलग, इस तरह से ढोल का अलग कोर्स, बैक पाइप का अलग कोर्स, फुड़का थाली का अलग कोर्स, इस तरह से 13 कोर्सेज उसमें डिजाइन किए गए। अभी भी हैं, वो सिलेबस में है। अच्छा, सिलेबस में है 13 कोर्सेज। में ये काम कितना, ये 13 कोर्सेज में जो गढ़वाल यूनिवर्सिटी के अभी जो डॉक्टर पुरोहित बता रहे हैं, 13 कोर्सेज डिजाइन किए गए। अब इन 13 कोर्सेज के बारे में क्या आम आदमी तक पता है कि भाई लोक कला संस्कृति निष्पादन केंद्र में 13 कोर्सेज हैं? आम आदमी को वैसे उसमें एडवर्टाइज होते हैं, जब जब एडमिशन जारी होता है उसमें एडवर्टाइज होता है फोक डांस, फोक सॉन्ग, फोक म्यूजिक। तो लेकिन अलग अलग वो कोर्सेज मैंने ऐसे डिजाइन किए थे, इन सीटू एंड एक्स सीटू, क्योंकि आप वहाँ पे इतने चीज़ों के टीचर तो अपॉइंट कर नहीं सकते हैं। उसमें व्यवस्था ये थी कि अगर इंद्र सिंह नेगी जी नागठात में वहाँ के जौनसार के हारूल, झेता और वो रासो वगैरह में वो करना चाहते हैं, कर सकते हैं, लेकिन उनको अपना लोकल टीचर अपॉइंट कर बताना पड़ेगा, मेरे ये टीचर है। क्या बात, अच्छा, टीचर भी खुद वहाँ बता सकते हैं कि वहाँ भी कर सकते हैं। अच्छा अच्छा, वहीं पे बैठ के, और उसे सीख के 3-3 महीने में आप यूनिवर्सिटी में आके बताएंगे मैंने इतने सीख लिए। वाह, ये है हमारा शो। और फाइनल में एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट देकर परफॉर्मेंस करके आपको डिप्लोमा मिल जाएगा। हारूल, झेता, वो जो ये मुझे लगता है कि आम दर्शकों को ये बात सुननी चाहिए, कितनी गहरी बात है कि कोर्सेज आप घर बैठ के कर सकते हैं, लेकिन आपको सर्टिफाई करना पड़ेगा कि आपने किसके तहत, हमारा गुरु कौन है, हमारा गुरु कौन है। ये बहुत अच्छा है। और मुझे लगता है कि जो हम वाद्य यंत्र है, ढोल सागर की बात करते हैं, ढोल सागर के गुणीजन चुनिंदा लोग हैं, 2-4 लोग होंगे पूरे अभी उत्तराखंड में बचे खुचे। उन गुरुओं को जीवित करने के लिए हमें ये प्रयास जरूर करना चाहिए। मेरे मन में तब ये था जो गुरु होंगे उनको यूनिवर्सिटी कुछ पेमेंट भी करे। बहुत सुंदर, ये पूरा प्रोविजन था उसमें। तो उसमें सबसे पहला जो ढोल में कोर्स किया, जो ये आजकल पांडवास नहीं चला रहे हैं जी, क्या नाम है उनका, ऑर्केस्ट्रा,
अच्छा 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 अच्छा। पांडवा का जो हाँ, ऑर्केस्ट्रा, हाँ। उसका जो लड़का है, नोबल ईशान। ईशान ईशान ने पहला ढोल का कोर्स किया था। वाह। और उसको इवेलुएट करने के लिए आपको विश्वास नहीं होगा, चंद्र सिंह राय जी को बुलाया गया था दिल्ली से। माय गुडनेस। अच्छा। इस तरह के मैंने शुरुआत एक मॉडल की, 3 साल का मैंने मॉडल स्थापित किया था। चंद्र सिंह राय आए थे और उसमें जहूर आलम थिएटर के लिए आए थे। हाँ। कहाँ से? नैनीताल नैनीताल से। और वो फोक के लिए आए थे। उसके बाद कई लोगों ने गुरुओं से सीख के ढोल में डिप्लोमा किए, कई लोगों ने तो रामायण पे डिप्लोमा किया, कई लोगों ने जागरों पे डिप्लोमा किया, बहुत सारे। मुझे लगता है कम से कम 60-70 लोगों ने अब तक उन पे डिप्लोमा, विभाग में नहीं मिला तो गांव में सीख करके डिप्लोमा कर दिए और उनको उस चीज़ की जानकारी है। अच्छा, लोक कला संस्कृति निष्पादन केंद्र पे तो चर्चा होती रहेगी, लेकिन ये रामायण को आप विश्व धरोहर तक कैसे ले गए? शायद इसीलिए जो अंग्रेजी के प्रोफेसर डी.आर. पुरोहित के नाम से हम लोग अब जान रहे हैं कि डी.आर. पुरोहित गढ़वाल यूनिवर्सिटी में अंग्रेजी के प्रोफेसर थे। आज क्योंकि हम तो लोक संस्कृति और उसके प्रोदा मानते हैं और आते हैं। देखिए, मैं जब रामायण विश्व धरोहर तक, मैं बता रहा हूँ, जब मैं उस विभाग में रहा, वहाँ पे कुछ लोगों ने मेरे खिलाफ षड्यंत्र कर दिया, इसको यहाँ से भगाओ। अच्छा, प्रॉपर सिलेक्शन हुआ था अंग्रेजी से, तो मैं छुट्टी लेके आया था। खैर वो यूनिवर्सिटी है, उसमें कई लोग, उसका इतिहास से कुछ ऐसा है, तो उन लोगों ने मुझे मजबूर किया मैं उस विभाग को छोड़ूं। अच्छा। लेकिन मैंने तब तक बहुत सारे काम कर दिए थे। अच्छा, मॉडल सेट कर दिया था। मॉडल ये सेट कर दिया था कि रामायण जो है, रामायण के लिए जब निवेदन आया वहाँ से, हमारे एक वो है दिनेश प्रसाद सकलानी, जो आजकल NCERT के डायरेक्टर हैं, उन्होंने ये प्रपोजल रखा था। वो लोग मेरे पास आए, उसने कहा पुरोहित जी को पूछे कौन सी रामायण आएगी। रामायण यहाँ केदार घाटी की भी, तो मैंने कहा यार रामायण तो वो आएगी, लेकिन पहले मैं डॉक्टर कुशल सिंह भंडारी, जो जिनका गाँव है और जो वहाँ के प्रमुख व्यक्ति थे, मतलब उनका नेतृत्व मानते थे, उनके पास गोचर में गया। मैंने कहा भाई भंडारी जी, ये काम होना है, वो हो पाएगा नहीं हो पाएगा? उन्होंने कहा भाई साहब, आज तक तो गांव के अलावा कहीं गए नहीं। अच्छा। इससे पहले 1 साल पहले हमारे मुखौटे चोरी हो गए थे, क्या होगा? मैंने कहा मुखौटे बनवा दीजिए, हो जाएगा कोई बात। लेकिन उसका भाई साहब आपको मेरे साथ चलना पड़ेगा, हमसे नहीं होगा अकेले ही। तो हुआ, हम गए, वो बेचारे के बहुत सारे अरेंजमेंट करना होता है। वो दिल्ली ले गए रामायण को 4 दिन पहले। मैंने कहा 4 दिन पहले आ जाओ। दिल्ली वालों से बात की, हमको स्टेज के लिए ट्रेन करना है। तो फिर मैंने 2 लड़के अपने थिएटर वाले में बुलाए, पंकज नैथानी और दीपक बेस्ट। हमने कहा इनका सीन चार्ट बनाओ। ये बेचारे टाइम पे मंच पे नहीं, मंच था ना, मंच पे कैसे पहुंचते हो? बिल्कुल। तो उन्होंने सीन चार्ट बनाया, बड़ा बढ़िया रहा। एक बार तो एक पात्र जो है बीच में बीड़ी पहनने लग गया, उसने कहा भाई मुझे बीड़ी पीने दो। तब तो मैंने कहा नेक्स्ट सीन। उनको आदत नहीं थी ना। कई चीजें भंडारी जो लाए थे, उनको बड़ी रिहर्सल की गई, लेकिन वो जो कलाकार उनमें ज्यादातर बहुत काबिल थे, उनको इशारा चाहिए था, उन्होंने ऐसा मंच पे किया। फिर मंच पे लोगों को समझ नहीं आ रही थी वो बात, तो वहाँ के जो ऑर्गेनाइजर थे उसने कहा अंग्रेजी में समझाओ। मैंने एक लाइन की कमेंट्री की, वो इंटरफेरेंस होता है। उसके बाद हुआ है कि वहाँ पे एक जो दर्शक थी, वो अमेरिका से आई हुई स्कॉलर थी रामायण की, पॉला रिचमैन। अच्छा, पॉला रिचमैन। उसने उसको, उस वहाँ के ऑर्गेनाइजर थी जो मौली कौशल, उनको कहा यार ये सबसे पुरानी रामायण दिख रही है, इसको यूनेस्को भेजो। क्या बात है? अब यूनेस्को के लिए उसको 28 मिनट का एक डॉक्यूमेंट्री चाहिए। और क्या किया कि वो अपना पूरा साजो सामान लेके पहुंच गए वहाँ सरूडूंगरा गाँव में। अच्छा। रामायण रिक्रिएट कर दिया। हजारों लोग, हमारे भंडारी जी का पूरा स्ट्रेस नेता हुई थे, पूरा खर्चा पर्चा जो कुछ हुआ। और उसके बाद उन्होंने फिल्म बनाई, वो आई नहीं सामने, देर हो गई। अच्छा। वो फिल्म बनाई हुई थी अरविंद मुदगिल ने। अच्छा। पौड़ी वो जाता रहता था, उसने 28 मिनट की फटाफट वो फिल्म बना। तो वो जाके वहाँ इन लोगों ने डोसियर वगैरह बनाना पड़ता है, बहुत सारी चीजें भरनी पड़ती है, वो भरी और वहाँ सैंक्शन हो गई। अच्छा। लेकिन इसका मतलब ये मेरा तो खाली जो नीचे से धक्का देने वाला होता है ना,
मुख्य श्रेय जाता है डॉक्टर कुशल सिंह भंडारी को, जो उस गांव के जो पूरा आयोजन करते हैं, अभी भी करते हैं। लेकिन हाँ, जब वर्ल्ड हेरिटेज बन गई उनको सब लोग मानते हैं। यकीनन मिस्टर भंडारी इसके भी बधाई की बात है, लेकिन रास्ता दिखाने वाला तो गुरु ही होता है सर। रास्ता दूसरा यही आते हैं लोक कला संस्कृति, हाँ लोक कला संस्कृति निष्पादन केंद्र में मैंने जाने से पहले एक बड़ा काम फिर वो टीन से टीन से ही आ गई, टीन से ही है। नहीं, टीन सेट से प्रपोजल दे दिया था 3 साल में बड़ी बिल्डिंग का, तो वो 3 करोड़ की बिल्डिंग है। अरे वाह, अच्छा। उस बिल्डिंग में वो भी मैंने क्या बताऊं, कई लोग सिफारिश करके वो 25 लाख पास कराए थे, उनमें उसका बड़ा हाथ था अंजलि नौडियाल का। अच्छा। पत्रकार थी, फाइनेंस हाँ। सेक्रेटरी से कहे वो भी वो, एक हमारे गुणानंद सेमाल जी थे, वो बेचारे स्वर्गीय। इन दोनों ने उस बिल्डिंग को बनाने में जी बहुत मदद की थी। वो बिल्डिंग 25 लाख की हो गई थी, फिर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास चला गया, सारी लाइबिलिटी सेंट्रल गवर्नमेंट की थी, और 3 करोड़ का मामला था। आप समझ लीजिए बीसी ने फोकलोर डिपार्टमेंट को तो कहा इसको बंद करो, अरे लेकिन बिल्डिंग चालू रखो। आप समझ, फोकलोर जो डिपार्टमेंट है श्रीनगर में, क्या उसके पास अपना एक कोई हॉल टाइप का भी है जहाँ प्रदर्शन? 200 सीट का तो ऑडिटोरियम है। अरे वाह, उसमें 90 लाइट्स हैं, थिएटर लाइट्स हैं। तो वो आपके मैं मेरे निर्देशन में मेरे प्लानिंग में हो गया था। और पेंट्री है विद्यार्थियों के लिए खाना खाने के लिए, 2 लोग फोक आर्टिस्ट के लिए 2 हॉस्टल हैं, 2 वेल फर्नेस्ड हॉस्टल। अच्छा, आपकी कलाओं का तो खैर कोई लाइब्रेरी में जाते जाते 3 साल में 5 लाख की लाइब्रेरी बना दी। बताइए। अब एक नया लड़का आया वहाँ, महेंद्र पवार, और एक गणेश खुक्साला है डायरेक्टर। उस लाइब्रेरी को देख के अब वो दंग हो रहे हैं, कैसे इतनी बड़ी लाइब्रेरी आपने बना दी। 5 लाख 5 लाख की लाइब्रेरी भी है, और 3 करोड़ का भवन भी है, उसमें 200 कमरे का हॉल भी है, 200 का ऑडिटोरियम, 200 सीट का ऑडिटोरियम है, क्लासरूम है, डायरेक्टर्स रूम है, स्टूडियो है, म्यूजिक रूम है, अच्छा वर्कशॉप है, सब कुछ है उसमें। तो लोग मतलब हमारे पास जो स्पेस है इस समय उस थिएटर में, उस बिल्डिंग और उसके सामने एनएसडी से थोड़ा कम है। बाप रे। तो साहब ये देखा आपने गढ़वाल की लोक संस्कृति और लोक समाज के विभिन्न बिंबों को एक जगह इकट्ठा करने के लिए, जो हमारी गढ़वाल राजवंश की पुरानी राजधानी थी, श्रीनगर में लोक कला संस्कृति निष्पादन केंद्र इतना बृहद रूप ले चुका है। डॉक्टर डी.आर. पुरोहित, आप इसके लिए रहेंगे पूरे समाज के। अच्छा, दूसरी बड़े बात चुपती है मेरे दिलो दिमाग में कि डॉक्टर डी.आर. पुरोहित को जो राष्ट्रीय अवार्ड मिले, वो लोक कला, ये फोकलोर के लिए मिले, थिएटर के लिए। अच्छा, उसमें क्या मुझे तो लगा था कि शायद इस निष्पादन केंद्र में जो निष्पादन केंद्र को तो कोई मेरा कंट्रीब्यूशन देखता ही नहीं, ये कितना बड़ा कंट्रीब्यूशन। हाँ। यूनिवर्सिटी में एक नया विभाग बन गया है। उत्तर भारत में कोई ऐसा थिएटर डिपार्टमेंट भी नहीं है जिसका अपना ऑडिटोरियम हो। वही मैं कह रहा हूँ। दिल्ली यूनिवर्सिटी देखिए, प्रयागराज BHU देखिए, किसी में नहीं। वो पंजाब यूनिवर्सिटी में अपना बहुत छोटा सा ऑडिटोरियम है, एक मुक्ता काशी है। हमारे यहाँ इतनी जगह एक मुक्ता काशी भी बनने की प्रपोजल है। अच्छा। तो आने वाला भविष्य क्या है इसका? आने वाला भविष्य है इस सेंटर को यहाँ की कल्चर और आर्ट्स के लिए मानक स्थापित करना। फॉर एग्जाम्पल जो चक्रोता में अपना क्या कहते हैं, वो क्या रासो कहते हैं, गुनिया रासो, एक तो रासो तो नहीं, क्या रासो जो होता है, जेता रासो। जेता अलग, वो जेता ये हुआ नहीं, जेता खुला हुआ, लेकिन वो महिलाएं उसको सिर्फ महिलाएं करती हैं। रासो उसमें कई मैंने गायन भी देखा। एक गुनिया रासो होता है, एक रासो होता है, एक जेता होता है, एक हारुल होता है। तो कई जेता तो खुले वाला हुआ ना, तो लेकिन जो महिलाएं करती हैं रासो, रासो, उसका कोई अलग नाम मुझे नहीं मालूम है, लेकिन बिना उसके होता है, वो विलक्षण है, वो विलक्षण है। वो इसमें अब ऐसा वो धीरे धीरे वो सिर्फ रिदम पे होता है, गायन नहीं होता है। मैं ये कहता हूँ धीरे धीरे वो कलाई धरती से गायब हो जाएगी। बिल्कुल।
हमारे उस विभाग का काम है उस कला के कुछ लोगों को ट्रेन करें, एक बेसिक मॉडल खड़ा करें, ये ऐसा होता है। बिल्कुल ये है जैसे पांडव नृत्य के हमारे नागपुर केदार घाटी में 18 ताल होते हैं। बताइए 18 ताल कैसे? अब 18 ताल नाचने का भी वहाँ पे एक उसमें एक रिकॉर्ड होना चाहिए, म्यूजियम होना चाहिए कि 18 ताल ऐसे नाचते हैं, नहीं है? या तो जैसे रवाई की उसकी चक्रता की तरफ एक वो प्लेटेड स्कर्ट्स होती है, कितनी खूबसूरत होती है। उसका भी हमारे पास एक मॉडल होना चाहिए, लोगों को ट्रेन करना चाहिए। इस साल के बच्चों को नहीं, अगले साल के बच्चों को करिए, ट्रेन करिए। होली होती है उसके महासू के टेम्पल में या शेरकुड़िया के मंदिर में, बसंत पंचमी के पास, उसमें जो गायन होता है और जो डांस होता है, जो हारिया का नाटक होता है या जो हरण का नाटक होता है, वो हरण नृत्य होता है उस पे विशु पे नहीं, हाँ इस पे दिवाली पे, दिवाली नहीं उस पे भी होता है। दिवाली पे होता है, बस पंचमी हाथी हरण दोनों नृत्य होते हैं, दोनों होता है। जैसे हाथी बनाते हैं हाँ वो नृत्य होता है। ये सारी चीजें दुर्लभ चीजें हैं। ये सारी चीजें लोगों को कहीं ढूंढने तो कहना चाहिए कि सेंटर फॉर फोक परफॉर्मिंग आर्ट्स एंड कल्चर में जाइए, वहाँ आपको वीडियो मिलेगा, वहाँ आपको डॉक्यूमेंटेशन मिलेगा। क्या बात है, और पूरी दुनिया को एक वेबसाइट लगा के दिखाएं ये कौन सा नृत्य कैसे, छोपती कैसे होती है। लोगों को पता ही नहीं छोपती किसमें होती है, क्यों होती है, ठीक है। छोपती का नहीं पता है, किसी को आज तक ये पता नहीं है जौनसार में जो ढाक बजता है कौन सा यंत्र है, वो ढाक कौन सा है। बिल्कुल ढाक यंत्र के बारे में ही नहीं पता। ढाक जौनसार की सभ्यता से पर्वत क्षेत्र पे चला गया, पर्वत में चला पर्वत में ढाक वगैरह में तो बजाते हैं अभी भी। जी तो ये जो लेकिन ढाक का गीत अभी भी जीवित है। ढाकिया ढाक बजाए ले भाणो मेरे बैगुंडिया सोलानो। क्या रस था इन गीतों में, किस तरीके से। और मैं ये एक चीज बता रहा हूँ कि जो पुरानी परंपराएं हैं ना, वो धीरे धीरे समाप्त हो रही हैं और उनके गाने वाले भविष्य में आपको नहीं मिलेंगे। जैसे उसमें कह रहा हूँ हारून के गायक हो गए या उसके गायक हो गए, या इसी तरह जो है बहुत सारी परंपराएं हैं जिनमें गायकी अलग अलग किस्म की है। जैसे वो है हमारे पूरे जौनसार और रवाई में छोड़ा पवाड़ा गाया, छोड़ा लामण, ये अलग है बिल्कुल। लामण छोड़ा गायकी इतनी सशक्त गायकी है जी। और उसको जौनसारी भाषा में अलग गाते हैं, इधर नेटवाड़ की भाषा में अलग गाते हैं, उत्तरकाशी में बहुत अलग गाते हैं। छोड़ा लेकिन है दोनों उसकी एक ही जैसी। जंगू भाभी भी वही शुरू में जंगू भाभी का चलते रास्ते में उधर से लड़कियां वो घास काटने गई है, वहाँ से पूछ रही कहाँ जा रहे हो, कौन हो, किस गाँव जा रहे हो, हमारे गाँव रुक जाओ। जैसे कहीं उनको बड़ों के गीत कहते हैं, बड़ों के गीत है। उत्तरकाशी में धारों के गीत कहते हैं, धारों के गीत कहते हैं। हमारे यहाँ बाजूबंद कहते हैं, उसे दियोड़ा पाड़ा कहते हैं ऊपर जोशीमठ की तरफ से, कुमाऊं में बैर भगनोर कहते हैं। तो ये जो परंपरा गायकी की है, हम सुनते तो हैं, लेकिन भैया एक नया गायक गा के दिखा दे। ओम प्रकाश बदानी के अलावा कोई नहीं गा सकता। गलत क्या? देखिए उसमें लामण में जो प्रेम रस है ना, लामण तो अलग ही बात है। लामण के तो संवाद अलग ही है। तो मुझे लगता है कि डॉक्टर पुरोहित अपने आप में पूरी कुंजी है। उन्होंने जो बद्दियों पे इतना बड़ा काम किया, गंधर्व विद्या पे इतना बड़ा काम किया, ढोल सागर पे इतना काम किया। सर आप पे तो एक पूरी डिक्शनरी आनी चाहिए। मुझे लगता है कि बार बार आपको कचौटते रहेंगे, हर कार्यक्रम में आपको बुलाते हैं। MI टॉक शो को फिलहाल लोक कला संस्कृति निष्पादन केंद्र तक केंद्र करके एक संदेश के रूप में, जो अभी मेरे ख्याल से 11 डिपार्टमेंट या 9 डिपार्टमेंट कितने बताए थे आपने? तो उसमें 4 तो डिपार्टमेंट मैंने बताया था। एक रिसर्च वाला हो गया, एक परफॉर्मिंग आर्ट्स वाला हो गया, तीसरा मीडियाटाइजेशन का जी, मीडिया डॉक्यूमेंट्रीज वगैरह सब होने चाहिए आज के जमाने में, वेबसाइट्स होनी चाहिए। और चौथा था आर्काइव एंड लाइब्रेरी। आर्काइव ये है, उस आर्काइव में जौनसार का डांगरा कैसा होता है वो भी रखना जरूरी है। तो सब ये सारी चीजें हम कहते हैं डॉक्टर पुरोहित के साथ फिर बैठेंगे और फिर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।